नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। संगठन किसे कहते हैं? कुछ लोग समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों के तहत इकट्ठे होकर जब प्रयास करते हैं, उद्देश्य भी हैं यहाँ, नियम भी हैं और प्रयास भी हैं, उसे संगठन कहा जाता है। ये संगठन क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन का कार्य क्षेत्र कहाँ होगा? उसी क्षेत्र का। जैसे इस क्षेत्र का कोई संगठन है, कोई युवा क्लब है या कुछ और है, गोहत्या को रोकने का है या कोई भी केवल तो शाम में ही कार्य कर रहा है, तो वो क्षेत्रीय संगठन है। यही संगठन यदि पूरे हरियाणा में कार्य कर रहा है तो वो राज्य स्तर का संगठन है। यही कोई संगठन यदि पूरे देश में कार्य कर रहा है तो वो है राष्ट्रीय स्तर का। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सभी देशों में कार्य करते हैं, जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत WHO, ILO, ये जो संगठन हैं ये सभी देशों में कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन यदि हम करना चाहते हैं तो वो भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करेंगे। नेक्स्ट है इसमें समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन। अब मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं और मानव जीवन के पहलू भी अनेक हैं। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अनेक पहलू हैं और मनुष्य अपने सभी पहलुओं के विकास के लिए कुछ अलग अलग संस्थाएं बनाता रहता है। संस्थाएं कह लो, समुदाय कह लो, अर्थ यहाँ भी संस्था या समुदाय का वही है। आर्थिक पहलू से संबंधित आर्थिक संस्थाएं, संगठन, जैसे यूनियंस है, मजदूर यूनियन है या व्यापारियों की यूनियन है, डॉक्टर्स की यूनियन है। इसी तरह से धार्मिक पहलू से संबंधित धार्मिक संगठन, राजनीतिक पहलू से संबंधित राजनीतिक संगठन, उसे हम राजनीतिक दल भी कहते हैं यदि उनका जो रूप है वो इस तरह से परिष्कृत हो जाता है कि वो चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण भी करा रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल में कन्वर्ट हो जाता है वो संगठन या समुदाय। तो ये अनेक तरह के संगठन हैं, अनेक तरह के समुदाय हैं, अनेक तरह की संस्थाएं हैं जो राज्य के अंदर कार्य करती हैं और राज्य भी अपने आप में एक संस्था या समुदाय है। लेकिन ये ऐसी संस्था है जो अन्य सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसके पास प्रभुसत्ता की शक्ति है और इसी प्रभुसत्ता की शक्ति के कारण ही राज्य कानून बना सकता है, कानूनों का पालन करवा सकता है और यदि कोई कानूनों का पालन नहीं करता तो दंड भी दे सकता है और वो दंड मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। माने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी दंड हो सकता है उसके जिस श्रेणी का किसी ने अपराध किया है या कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन अन्य जो संस्थाएं हैं समाज में, चाहे वो हमारे आर्थिक पहलू से संबंधित है, चाहे सामाजिक पहलू से संबंधित है, चाहे धार्मिक पहलू से संबंधित हैं वो भी सारी संस्थाएं, लेकिन उनके पास अंतर क्या है? प्रभुसत्ता की शक्ति नहीं है। और किसी भी संगठन की आप सदस्यता लेते हो, किसी भी संस्था की आप सदस्यता लेते हो, वो ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप उसके सदस्य बनना चाहोगे तो बनोगे और जब चाहे उसकी सदस्यता छोड़ भी दोगे। लेकिन राज्य नाम की संस्था ऐसी है, इसकी सदस्यता अनिवार्य है, इसके बिना तो फिर व्यक्ति को कोई सुविधा मिल ही नहीं सकती। तो बाकी किसी संस्था जिसकी आपने सदस्यता ली, आपने उसके नियमों का पालन नहीं किया, वो संस्था आपको कोई दंड नहीं दे सकती, आपकी सदस्यता समाप्त कर देगी, बस फांसी नहीं तोड़ेगी। ये फांसी तोड़ने का काम किसका है? क्योंकि उसके पास प्रभुसत्ता की शक्ति है, वो भी बिना वजह नहीं, कानून का उल्लंघन किया हो तभी। तो ऐसे में जितनी भी संस्थाएं या समुदाय राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं
राज्य का उन संस्थाओं या समुदायों से क्या संबंध है? क्या राज्य उनमें हस्तक्षेप करता है या उनको अपने तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता राज्य ने दी है? और कितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, कितने प्रकार के संगठन हैं, समुदाय हैं राज्य के अंतर्गत, ये सारा यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही होगा। नेक्स्ट है इसमें शक्ति का अध्ययन। अब शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना गया है। मार्गेंदो एक विचारक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो राजनीति है वो शक्ति के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो ये शक्ति है क्या? शक्ति का अर्थ है दूसरे से मनचाहा व्यवहार प्राप्त करना, उसको डरा धमका कर। माने दूसरे ने वो काम बिल्कुल नहीं करना था, यदि उसको कोई दंड का भय ना होता, उसने दंड के भय से बचने के लिए, उसके निराकरण, भय के निराकरण के लिए ही वो कार्य किया कि हमने रोड क्रॉस करनी है, पुलिस वाला खड़ा है, पूरे नियमानुसार जाएंगे। बाइक चला रही है, हेलमेट नहीं पहन रखा, पुलिस वाला खड़ा है तो पलटी मार जाएंगे। यही ना होता है ना। तो क्या डर है हमें? क्योंकि उसके पास शक्ति है, वो हमारा चालान काट सकता है, वो डर है हमें। तो ये तो है शक्ति कि किसी को डरा धमका कर या दंड का भय दिखाकर उससे मनचाहा व्यवहार प्राप्त करना। ये जो डर है वो आर्थिक भी दिखाया जा सकता है, शारीरिक भी, किसी भी तरह का हो सकता है। कोई ज़्यादा शक्तिशाली है और उसके सामने कोई दुबला पतला सा आ गया और वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो धमका रहा है, दुबला पतला निकल लेगा भी, इससे क्या पंगा लेगा, हाथ पैर तोड़ देगा तेरे। डर है ना, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शक्ति की। तो राजनीतिक शक्ति भी किस प्रकार से जो राज्य सत्ता है उसके पास ये होती है और किस प्रकार से शक्ति का प्रयोग राज्य सत्ता के द्वारा किया जाता है, शक्ति प्राप्त कैसे की जाती है, उसको वो स्थिर कैसे रखते हैं। तो ये यदि हम अध्ययन करना चाहें तो ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। शक्ति में दो पक्ष होने जरूरी हैं, एक जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। दो पक्ष होंगे तभी शक्ति है। यदि एक ही पक्ष है तो फिर उसको हम शक्ति नहीं कह सकते। नेता तभी नेता है जब उसको लोग कहें कि हाँ ये नेता है। अपने आप में स्वयंभू कोई बन के सिर सुजाए घूमते रहो, कोई फायदा नहीं है ना। जब तक लोग नहीं मानेंगे, अनुयायी नहीं होंगे, पीछे चलने वाले नहीं होंगे, तब तक वो नेता नहीं है। भ्रम चाहे पाले रहे कोई। और दूसरा होता है कि इसमें प्रभाव। प्रभाव किसे कहेंगे? नोटबंदी हुई, उसमें तो डर था कि सारे नोट कागज बन जाएंगे, सभी लाइनों में लग गए। लेकिन ये जो कोरोना काल में दिया जलाया, थाली बजाई, ये क्या था? ये प्रभाव। माने दूसरे से मनचाहा व्यवहार प्राप्त करना बिना उसको डराए धमकाए। कहने वाले का खुद का ओरा इतना मजबूत है, उसकी बात को सभी मानते हैं, चाहे उसके पीछे कोई तर्क समझ में आए चाहे ना आए। तो ये है प्रभाव कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपना मनचाहा व्यवहार प्राप्त करता है बिना उसको डराए धमकाए। तो ये प्रभाव है। शक्ति का, प्रभाव का, ये दोनों ही जो अध्ययन है ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं। करिश्माई नेतृत्व भी होते हैं। और जैसे जवाहरलाल नेहरू है, उनको करिश्माई नेता कहा जाता था। वो बोलते थे तो जनता सुनती थी। इंदिरा गांधी जब बोलती थी, उसकी आवाज़ में इतना ओज था, इतनी तेजस्वी उसकी आवाज़ थी कि लोग सुनना पसंद करते थे। अब आगे मैं नहीं बोलूँगी उसकी अगली पीढ़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है।